बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत हैं और ये उन लोगों में से है जो मफाहमत की बात करते हैं, जो कोशिश कर रहे थे। पीछे एक टीम भी इन्होंने बनाई हुई थी कि हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह मुल्क के हालात बेहतर हो जाएँ और कोई रास्ता निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल के इलेक्शन लड़ सके और सही इलेक्शन के नतीजे में सही हुकूमत आ जाए। लेकिन वो सब कुछ नहीं हो सका। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने एक दावा किया और एक बड़ा इंकशाफ उसको करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आज पूरी कोशिश कर रहा है वापस लंदन भागने की, मगर उसे वापस जाने नहीं दिया जा रहा। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब का स्टेटमेंट है। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब क्यों जाना चाह रहे हैं? क्या नवाज शरीफ साहब का एतमाद उठ चुका है सिस्टम के ऊपर से? तो देखिए, कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इसको ज़रा आप समझिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ़ की तब्दीली पर भी नहीं आए, नवाज शरीफ इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी नहीं आए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को हुकूमत मिलने पर भी नहीं आए, वज़ारत आला पंजाब हमज़ा शहबाज को मिलने पर भी नवाज शरीफ वापस नहीं आए। नवाज शरीफ तब आए जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस बन गए, फिर मियाँ साहब आए। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के इम्कानात जैसे जैसे कम हो रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब का दिल वापस लंदन जाने के लिए कर रहा है। मुमकिन है कि वो आने वाले दिनों में लंदन चले जाएं, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ा टैग लग जाएगा कि वो एक दफ़ा फिर भाग गए हैं। जैसे ही इमरान खान साहब जेल से बाहर आने वाले हुए तो नवाज शरीफ साहब निकल लिए। अच्छा, इमरान खान साहब के जेल में अब कितनी देर और उनको रखा जा सकता है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें सिर्फ बाकी बची हैं। हाथी निकल गया, सिर्फ दुम रह गई है उसकी, और वो किस वक्त एक झटके से निकल जाएगी इसका किसी को आइडिया भी नहीं है। मैंने कहा था आपको कि इमरान खान का एक हाथ खुल गया है, अब एक हाथ बंधा हुआ है। वो कब खुल जाएगा कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत जल्द खुल जाएगा क्योंकि चीज़ें अब दिखाई दे रही हैं। जैसे इमरान खान साहब को अब सज़ा दी जा सकती है सिर्फ एक केस में। तोशाखाना वाला मामला लगा हुआ है इसी हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ इमरान खान साहब को बेल मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे उसमें। दूसरा मामला जो है वो जुडिशल हो चुके हैं, वो 9 मई के मुकदमात में। तो वो दहशतगर्दी के मुकदमात में रिमांड तो हो नहीं सकता, और जैसा वो फैसला आया है उसकी जब तफसीलात पड़ी गई हैं तो फिर आइडिया हो गया कि इस हुकूमत के पास तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ा कार्ड था, जिसके ऊपर दिन रात 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई, मईशत का बताइए 9 मई, बिजली महंगी है 9 मई, पेट्रोल क्यों महंगा कर रहे हैं 9 मई, गवर्नेंस क्यों नहीं कर रहे हैं 9 मई, जनाब बंदे क्यों गिरफ्तार किए 9 मई, फस्तायत हो रही जी 9 मई, महंगाई हो रही है जी 9 मई। वो जो इनसे पूछो 9 मई, इसके अलावा इनके पास कोई जवाब ही नहीं था। और जिस एक जुमले के ऊपर 9 मई के ऊपर इन्होंने पूरा बयानिया खड़ा किया इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें इनकी तफ्तीश ऐसी है कि जज साहब ने लितरो लितरी कर दिया पंजाब गवर्नमेंट को, और पुलिस के पास कोई सबूत मौजूद नहीं था इमरान खान के ख़िलाफ़। यानी अगर आप डिटेल में फ़ैसला पढ़े ना, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिन जिन लोगों से मैंने बात की है, जिन लोगों ने वो फ़ैसला पढ़ा है, वो कहते हैं ये उड़ा के रख दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। यानी केस क्या है कि कोई पुलिस वाला था, वो कारकुन का भेस बदल के जो है वो पहुंच गया ज़मान पार्क में, और इमरान खान साहब के पास पहुंचने में कामयाब हो गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने सुना कि इमरान खान साहब ने जो प्लानिंग की कि रियासती इदारों पे कैसे हमले करने हैं, कैसे तनसीबात पर हमले करने हैं, कैसे किस किस जगह कितने कितने कारकुन, वो कहते हैं सारी मैंने वहाँ प्लानिंग सुन ली, और उसके बाद जो है मैंने ये फिर मुकदमा उसकी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। ये पॉसिबल है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पुलिस वाले जो है ना, जो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी कर रहे थे, उन दिनों में वो इमरान खान साहब से खासे दूर थे। यानी ये वो वक्त था जब लड़ाई लगी हुई थी, ये वो वक्त था जब परेशानी की सूरत हाल थी। अब इमरान खान साहब के एक साबिक साथी होते थे फ़याजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने दावा कर दिया कि इमरान खान साहब ने बनी गाला में एक मीटिंग करते हुए कहा था सोशल मीडिया का ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको यहाँ लगा देंगे, इनको वहाँ लगा देंगे। और जिस बंदे का नाम लिया डॉक्टर अरसलान खालिद का, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जनाब उन दिनों में तो इमरान खान साहब बनी गाला में थे ही नहीं, वो तो ज़मान पार्क में हुआ करते थे। तो आपने उन्हें कहाँ बनी गाला पहुँचा दिया। जब उनके ऊपर गोली चली उसके बाद से तो वो गए ही नहीं वहाँ पे 2022 के बाद से बनी गाला में, और आपने उनको 2023 में बनी गाला पहुँचा दिया। तो इनका ना कोई एक चीज़ का भी सर पाँव नहीं मिलता। बहुत अजीबोगरीब किस्म के भोंडे किस्म के इल्ज़ामात लगाते। पुलिस की FIR इतनी कमज़ोर थी, ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, ना कोई एविडेंस, ना कोई गवाहियाँ, कोई चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे ये जो चीमा फैमिली थी ना,
मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और जमशेद इकबाल चीमा साहब, वैसे इन लोगों ने भी बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की है। हाँ, अगर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन करती थी, लोग जाते थे मिलने के लिए, तो वो उस वक्त कोऑर्डिनेशन कर रही थी इमरान खान साहब के हवाले से। तो मैंने वो SOPs देखे हुए, मैं मिलने गया हूँ 2-4 दफ़ा सहाफ़ियों के साथ, तो हमने देखा कि सबसे पहला बैरियर तो बाहर होता था, पुलिस तो बहुत दूर होती थी माल रोड के ऊपर, वहाँ से आगे जाते थे पहला बैरियर जो है कारकुनों के शुरू हो जाते थे, कारकुनों को क्रॉस करते थे, इनकी अपनी सिक्योरिटी शुरू हो जाती थी, उसको क्रॉस करते थे आगे इमरान खान साहब का दरवाज़ा आ जाता था, वहाँ पे उनकी अपनी सिक्योरिटी थी, उसको क्रॉस करते थे तो आगे एक और बैरियर लगा होता था जिसके अंदर दोबारा वो एक स्कैनर था, उसके अंदर से गुजारते थे, उसको जब क्रॉस कर लेते थे तो फिर उसके बाद अंदर जाते थे, अंदर एक अलग तरह की सिक्योरिटी होती थी, उस सिक्योरिटी के बैरियर से गुजर के फिर बंदा इमरान खान साहब के लकड़ी वाले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल होता था। और जब वो जमान पार्क के अंदर सहाफ़ी दाखिल हो जाते थे तो वहाँ से जो ड्राइंग रूम था जहाँ इमरान खान साहब बैठ के मुलाकातें करते थे, उसके बीच में भी एक दरवाज़ा था और यहाँ पे एक वेटिंग रूम बना हुआ था, वहाँ बिठा दिया जाता था। फिर इमरान खान साहब से मिलने के लिए बंदे बारी बारी अंदर जाते थे। तो ये पुलिस वाला कहाँ से अंदर घुस गया? और वहाँ तो कोई इस तरह की टेबल भी नहीं थी, वो शीशे वाली टेबलें थी, अगर ये टेबल के नीचे भी घुसता तो नज़र आ जाता, पता चल जाता कि ये घुसा हुआ है, वहाँ कान पकड़ के उन्होंने मारना था। तो कोई पुलिस वाला ऐसे अंदर नहीं गया। उस वक्त पुलिस वाले बाहर सड़क के ऊपर कारकुनों से मार खा रहे थे, कारकुनों के साथ उलझ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, कभी कारकुन उनको मारते थे, कभी वो कारकुनों को मारते थे। तो उस माहौल में एक पुलिस वाला अंदर भी चला गया, ऑफिसर अंदर जाके बीच में मिक्स भी हो गया कारकुनों में। और एक उस जिले शाह जो था, जिले शाह इमरान खान साहब को नहीं मिल सका। कैसा कारकुन था? बेशुमार कारकुन जो बाहर बैठे होते थे वो इमरान खान साहब को नहीं मिल सके, मुलाकात ही नहीं हो सकी उनकी। तो ये पुलिस वाला भेस बदल के चला भी गया और मिल भी लिया। यानी कहानी भी इन्होंने ऐसी बनाई कि अदालत उसको क्या माने। बहरहाल ये सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ 1-2 चीज़ें बची हैं। 9 मई में जुडिशल है, उनके अंदर उनकी ज़मानत हो जाएगी, तो शाखाना में निकल जाएंगे तो आज़ाद हो जाएंगे। मैक्सिमम क्या किया जा सकता है? सिर्फ एक चीज़, इमरान खान साहब को नज़रबंद रखा जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना के कि जनाब हमने उनको थोड़ी देर नज़रबंद रखना है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब को आज़ादी मिलेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसका बहाना ख़त्म अली अमीन गंडापुर कर देगा। वो कहेगा ठीक है जी, आपके वहाँ पे अगर सिचुएशन है तो मैं लेकर पेशावर जा रहा हूँ, वो अपना काफिला लेकर आएंगे जी, इमरान खान साहब को हमारे हवाले करें, हम लेकर उनको खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। अब वो एक आज़ाद शहरी है, अब उनको यहाँ पर नज़रबंद नहीं कर सकते। फिर क्या रह गया? सिर्फ एक केस, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में वैसे तो शवाहिद इमरान खान साहब के हक़ में है, लेकिन सज़ा इमरान खान साहब को होनी है क्योंकि जेल में जितने भी ट्रायल हुए उन सब में सज़ा इमरान खान साहब को हुई है। अब अलकादर वाले केस में इमरान खान साहब ने बेल ली हुई है। अगर ये 2 केसेस में निकलते हैं तो वो निकल जाएंगे, लेकिन अगर इन 2 केसेस में निकलने से पहले अलकादर वाले केस का फैसला आ गया और कन्विक्शन हो गई तो फिर कानूनी सूरत क्या होगी वो हम उसके ऊपर अभी क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की है तो वो कह रहे हैं जी सिचुएशन हम आपको बता देते हैं, लेकिन उस सूरत में इमरान खान साहब शायद फिर जेल में ही रह जाएंगे या हो सकता है उनको बेल मिल जाए, लेकिन उसमें भी बेल ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हो जाती है, इससे लंबा चल नहीं सकता। तो इस वक्त जो निज़ाम है वो इमरान खान साहब को अंदर रखने में बुरी तरह नाकाम है, पूरी दुनिया में रोला पड़ा हुआ है। और जो आखिरी उम्मीद थी जिस शख्स की इमरान खान साहब के साथ एक ज़ाती किस्म की टसल बनी हुई थी जो बाइडन की, वो भी अब उम्मीद ख़त्म हो गई है। यानी जो नई सदारती उम्मीदवार है अमेरिका की कैमला, उनका तो कोई इमरान खान साहब से मुखालफत नहीं है। ये तो जो बाइडन का एक प्रॉब्लम था इमरान खान साहब से, अब कोई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम था, क्या था वो कभी डिटेल इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अब जो अमेरिका से एक दबाव आ सकता था या अमेरिका से एक सहूलत मिल सकती थी वो भी मिलने के इम्कानात नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को ज़्यादा देर अंदर रखना मुमकिन नहीं है जब इंटरनेशनल प्रेशर बार बार पड़ रहा है। कभी अक़वाम मुत्तहिदा बोलता है, कभी अमेरिकी कांग्रेस बोलती है, कभी स्टेट डिपार्टमेंट बोलता है, कभी उसके ऊपर जो है वो यूरोप से आवाज़ आती है, कभी यूरोपीय यूनियन के अंदर बात उठाई जाती है, कभी लंदन के अंदर मामला चला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें तो जितना बड़ा प्रेशर पड़ गया है, और उस पर कल आपके वज़ीर ख़ज़ाना ने कह दिया कि ये सहूलत अब मुयसर नहीं है। कौन सी सहूलत? कि दोस्त ममालिक पैसा नहीं दे रहे और दोस्त ममालिक से जो कर्जा उनसे लिया हुआ था पहले से उसको वापस करने के लिए मज़ीद टाइम मांग लेते थे, वो भी नहीं मिल रहा। ये सहूलत ही अब मुयसर नहीं है जो पहले मुयसर हुआ करती थी। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल सरेंडर वाली सिचुएशन है। इसमें इमरान खान को मज़ीद अंदर रखना ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगा, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बहरहाल ये इमरान खान साहब को तो अब बाहर आना है, देर आए सवेर आए, लेकिन वक्त बहुत करीब आ चुका है। नवाज शरीफ साहब लंदन जाना चाहते हैं तो ये वो वजूहात हैं जिनके बाद उनके लिए पाकिस्तान में रहना शायद बेसूद होगा। उन्हें आइडिया है किसी वक्त भी हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, दोबारा पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब हालात को देखकर अपने आप को या तो री लॉन्च करेंगे
या फिर उनकी बीमारियों का सेशन जो है वो दोबारा रीलॉन्च हो जाएगा और वो अपने इलाज के लिए बरतानिया चले जाएंगे। अब एक धरना गवादर में हो रहा है बलूचिस्तान में, उसके मनाजिर मैंने देखे तो मैं हैरान रह गया। ऐसा लगता है पूरा बलूचिस्तान उमड़ आया गवादर में, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं। यानी जमात इस्लामी का जो रावलपिंडी वाला धरना है वो बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा है, तहरीक लब्बैक ने भी किया था। लेकिन अगर उन दोनों धरनों को आप इकट्ठा भी करें ना तो गवादर वाला धरना जो बलूच लोगों ने निकाला वो उससे ज़्यादा बड़ा है, हमारे बलूचिस्तान के बहनों भाइयों ने निकाला, वो बहुत बड़ा है धरना, और वो अपने मुतालबात के हक़ में मुजाहरा कर रहे हैं। ये लोग इस्लामाबाद भी आए थे, यहाँ पे उनके साथ टॉर्चर हुआ, बदतमीज़ी की गई, सर्दी के अंदर ख़वातीन को और बच्चों को ख्वार किया गया। फिर यहाँ से बहुत मायूस ये लोग वापस लौटे थे। रियासत ने इनकी बात नहीं सुनी, इनके साथ प्यार से बात नहीं की गई, बल्कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इनकी ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया, पानी तक फेंका गया, डंडे भी मारे गए, गिरफ्तारियाँ भी की गई। बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन अब ये लोग अपने मुतालबात के हक़ में वहाँ बैठे हुए, और एक जो है वो जमात इस्लामी का धरना है जो यहाँ बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, पिंडी में। लेकिन जमात इस्लामी के जब अमीर बात करते हैं तो उन्हें बात करनी चाहिए गवादर में बैठे हुए लोगों के धरने के लिए भी, उनके हक़ के लिए भी बात करनी चाहिए। क्योंकि देखें, गवादर वालों का तो एक विजुअल भी नहीं चलाया जा रहा टीवी पे। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं कि गवादर में अवामी एहतजाज और जो धरना हो रहा है उसके विजुअल दिखा दें या उनके मुतालबात सुनवा दें। लेकिन दूसरी तरफ जो रावलपिंडी में हो रहा है उसको दिखाया भी जा रहा है, सुनाया भी जा रहा है, और तमाम टीवी चैनल्स पे एट अ टाइम वो दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवादर वाला ना दिखाओ तो इससे महरूमी पैदा होती है। वहाँ जो नौजवान आए हुए हैं, वहाँ जो लोग आए हुए हैं वो पाकिस्तानी शहरी हैं। जितने हम इज़्ज़तदार हैं उतने ही वो भी इज़्ज़तदार हैं। जितना जमात इस्लामी का पाकिस्तान है, तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान है, उतना ही उनका भी पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल में उनकी महरूमी ख़त्म करनी चाहिए, टेलीविज़न पे उनको जगह देनी चाहिए, सहाफ़ियों को अपनी सहाफ़त करनी चाहिए। देखिए, इसके ऊपर तो अब बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ने उन्होंने भी बात की, और न्यूज़ रूम के ऊपर अब लोग तकिया कर रहे हैं, न्यूज़ रूम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। न्यूज़ रूम कहते हैं उस जगह को जहाँ पे खबरें बनती हैं। न्यूज़ कास्टर तो बैठ के सिर्फ टीवी पे देख के खबर पढ़ते हैं ना, जहाँ खबरें बनती हैं, जहाँ एडिटर्स बैठते हैं, वहाँ का माहौल क्या है वो ये बता रहे हैं कि न्यूज़ रूम अब रियासत को चैलेंज करने या सवाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। एडिटर्स या तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके हैं या वो ज़मीनी हक़ाइक़ को अब समझ ही नहीं रहे। वो बहुत महदूद ज़हनियत के लोगों को एडिटर बना दिया गया है। सिर्फ अच्छी और प्यारी कहानियाँ चलाई जा रही हैं क्योंकि न्यूज़ रूम माली तौर पर महफूज रहने के लिए लड़ रहे हैं, और रियासती बयानिए की किसी भी शक्ल को चैलेंज करने के नतीजे में माली तौर पर जो है उनके ऊपर दबाव आ जाता है, उनकी तनख्वाहें देना मुश्किल हो जाती हैं ऐसी सूरत में। इसके अलावा आपके पास एक मुनक़ता न्यूज़ रूम है जहाँ वो किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना नहीं करना चाहते, हालात से बिल्कुल अलग कटा। यानी मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान के हालात आप देखें कि ख़बरें क्या चल रही हैं कि एक खातून ने खुदकुशी कर ली बिजली के बिल की वजह से, छलांग मार के। क्या ऑपरेशन के पैसे बिजली के बिल में चले गए, उन्होंने खुदकुशी कर दी खातून ने। कितना अफसोसनाक वाक़या है। और उस वक्त रिपोर्ट हो रहा है हमारे मीडिया के अंदर, क्या रिपोर्ट हो रहा है, वो ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं जी फ़लाँ एक्ट्रेस के घर बच्चा हो रहा है, फ़लाँ जगह के ऊपर जो है फ़लाँ ने ये कह दिया। यानी इंटरटेनमेंट की अच्छी अच्छी खबरें उस वक्त चलाई जा रही हैं। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, और ये चीज़ें महरूमियों को पैदा करती हैं। जो खबरें चलाने वाली हैं, मुल्क की जो डिमांड है उसके ऊपर कोई टीवी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में सोशल मीडिया की पजीराई होती है पब्लिक में, क्योंकि सोशल मीडिया इन चीज़ों पे, इन इश्यूज़ के ऊपर बात करता है। एक और नाज़रीन बहुत बड़ी खबर है 9 मई के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जो तफसीली फ़ैसला है इमरान खान साहब वाले केस में, उसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत फ़ायदा होगा। तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इन्होंने चंद दिन पहले एक अनाउंसमेंट की थी और ये कहा था कि 9 मई के मामले पे एक जुडिशल इंक्वायरी हम करवा लेते हैं। अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को इन्होंने ख़त लिख दिया सूबाई हुकूमत ने अपने तौर पे, और वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम साहब हैं, उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त भेज दिया है। ख़त में 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है कि एक जुडिशल कमीशन एक कायम किया जाए जो इन मामलात की तहकीकात करे। अब अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो फिर सबूत देने होंगे, तो क्या वहाँ पे सबूत मौजूद हैं या पुलिस ने प्रोसिक्यूशन ऐसी की है? यानी पंजाब में किसी पे भी केस साबित नहीं कर सके, जितने भी लोग गिरफ्तार होते हैं छूट जाते हैं, जो गिरफ्तार होता है छूट जाता है, और जो लोग जिम्मेदारान हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज के ऊपर शोर बचा हुआ है कि उनकी फुटेज निकालें, फुटेज के मुताबिक आप बंदों को सजा दें। अब एक और शिकायत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और बार बार कर रही है कि 39 तो उनके वो MNA थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर हो गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से,
बाकी 41 उनके हमायती याफ्ता थे लेकिन आज़ाद हैसियत में जीते थे। उनके लिए कहा गया था कि उनके पास 15 दिन है, वो जाके अपनी पार्टी ज्वाइन कर दें। उनमें से अक्सरियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के लिए बयान अल्फी दे दिया। अब तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है और हकायक बार बार सामने आते हैं कि उन 41 में से बंदे बार बार गिरफ्तार किए जा रहे हैं और एंटी करप्शन के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, खसूसन पंजाब में। यानी पंजाब में ये टास्क है कि मैक्सिमम बंदे तोड़ लिए जाए ताकि 2/3 अक्सरियत के टास्क को किसी भी तरह से पूरा किया जा सके फ्यूचर में। तो 2/3 अक्सरियत के टास्क को पूरा करने के लिए ना 1-2 चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। नंबर 1 तो कोशिश ये की जाएगी आइनी तरमीम के लिए कि PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, क्योंकि मखसूस नशिस्तें तो इनको मिलनी नहीं है। एक कोशिश ये है कि मखसूस नशिस्तें ले लें, अगर वो नहीं मिलती तो फिर PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जाए। और ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनमें से कुछ को PMLN या पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल करवा दिया जाए वजारतों का लालच देकर। अब PTI ने यह मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस ले। हमारे उन 41 MNAs को तोड़ने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें लालचें दी जा रही हैं, या उन्हें कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन के जरिए आपको पकड़ लेंगे और आपके ऊपर केसेस हम बनाएंगे। अब ये जो सूरत हाल है ये एक नया रुख इख्तियार करिए। इस हफ्ते में 1-2 चीज़ें और भी होने जा रही हैं। एक तो जो इस्लामाबाद की 3 सीटों वाला मामला है वो भी फंसा हुआ है। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने 4 मरतबा, ट्रिब्यूनल ने कहा है, लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने 4 मरतबा मरियम नवाज को कहा कि आप लेकर आए फॉर्म 45, और अब तक वो असल फॉर्म 45 नहीं लेकर आए। 30 तारीख को दोबारा उनका केस है, तो देखते हैं वहाँ पे महर शराफत ने तो जाके जमा करवा दिए कि जनाब मेरे पास असली फॉर्म 45 है, ये उनकी कॉपी है, जो आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, RO क्या कर रहा है, मरियम नवाज क्या कर रही हैं, कोई कोऑपरेशन नहीं है। ये क्यों भाग रहे हैं? और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्हें लगता है कि वो इलेक्शन जीते हैं और उनको धांधली से जाली फॉर्म 47 पे हराया गया है, उन्हें चाहिए कि एक एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और एक एक एप्लीकेशन जो है वो अपने ट्रिब्यूनल में डालें कि वो जो CCTV फुटेज है पोलिंग स्टेशंस की, वो अनकट CCTV फुटेज जो है उसको सेव कर दिया जाए, उसको महफूज किया जाए जब तक कि इन केसेस का फैसला नहीं आ जाता। याद रखिएगा CCTV फुटेज आपके इतना काम आने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हेर फेर इतने बड़े पैमाने पे कर दिया गया है कि जितने टोटल वोट पड़े हैं ना उनकी गिनती पूरी नहीं है। जब CCTV फुटेज बताएगी कि इतने वोटर अंदर दाखिल हुए, इतने वोटर ने आगे डब्बे के अंदर वोट डाले और इतने वोट उसमें से बाद में काउंट हुए, तो जो वोट कम होंगे वो किसके खाते में जाएंगे? जिसके पास असली फॉर्म 45 होगा। एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि CCTV फुटेज आपको लेनी है कम से कम 2 दिन की। आप 2 दिन की CCTV फुटेज के लिए एप्लीकेशन दीजिएगा कि जब तक वहां कैमरा लगा था एक्टिविटी हो रही थी, CCTV फुटेज अनकट चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसी CCTV फुटेज के अंदर सारा रिकॉर्ड मौजूद है जो धोखाधड़ी की सूरत में आपके केस को मजबूत कर सकता है। ये मैं फॉर्म 45 वाले जो रियल उम्मीदवार जीते हुए हैं, ये मैं उनसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, IPBs के बारे में कुछ और खबरें मेरे पास, वो आपको अगले वीलॉग में दूंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।